Before the ink of the Constitution dried, before the echoes of "We the People" filled the hall of a free India, there was a long, unbridled journey. A journey carved through empires, revolts, reforms, and revolutions. India, the land of the Vedas and the Mauryas, where kings once ruled with dharma. The village panchayats echoed the voice of self-rule, was transformed by centuries of invention, rule, resistance, and eventually reawakening. Then come the British Raj, draped in a colonial arrogance. They did not just rule, they rewrote laws, restructured governance, and imposed a system that served the crown, not the common man. But they also unknowingly laid the bricks of modern Indian polity. From the Regulating Act of 1773 to the Government of India Act 1935, a constitutional evolution was taking place. And as the freedom struggle intensified, so did the demand of self governance. Chapter 1 of Indian polity is not just history, it's the preface to our constitution, our democracy, and our very identity. This is where the story begins, not with ink but with fire. Hello and welcome to the Statecraft Simplified with Dr. Ajay. Today we'll start our journey in Indian polity with the very first chapter, historical background. The company rule, starting from the Legislative Act of 1773 to 1853. Lecture 1. First lecture, historical background. Company rule, key legislative acts from 1773 to 1853. Introduction to British company rule in India. The British come to India in 16th century or in 1600. As traders in the name of British East India Company with a charter granted by Queen Elizabeth I. एलिजाबेथ फर्स्ट, वो उस समय की महारानी थी इंग्लैंड की। ओके, उनके नाम से एक चार्टर ग्रांट किया गया था। इनिशियली इट वाज सोनली ए ट्रेडिंग बॉडी। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, इनिशियली वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आया था, एक कंपनी के तौर से। एंड स्लोली इट स्टार्टेड शोइंग इट्स ट्रू कलर। धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बाय 1765 he has obtained the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha from the Mughal Empire Shah Alam II. By 1765 जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस में आया था, बाय 1600 में वो सिर्फ एक ट्रेडिंग पार्टनर के हिसाब से आया था, एक ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से आया था। बट 1765 तक वो 1765 में वो दीवानी राइट्स हासिल किया था। कहाँ, किससे किया था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम II, द मुगल एम्परर। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया। इसका मतलब क्या था? कंपनी को जमीन का लगान वसूलना और सिविल शासन चलाने का अधिकार मिल गया था। क्या मिला था? इनिशियली वो ट्रेडिंग पार्टनर था, धीरे धीरे टेरिटोरियल कंट्रोल अपने अंडर लिया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो लगान वसूल कर सकता है और सिविल शासन, जो बोलते हैं हम क्या, टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू एंड टू मैनेज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा। कंपनी कैन मैनेज द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उस समय क्या था,
जबकि सम्राट सिर्फ नाम का शासक बने रहे थे। दैट मीन्स क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, शी वॉज द नॉमिनल हेड, बट रियल पावर किसके हाथ में था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके हाथ में वो दीवानी राइट्स आ गया था टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। एंड इसके बाद क्या हुआ? दैट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक टेरिटोरियल पावर बन गई थी। ओके, पहले क्या था? सिर्फ ट्रेड के लिए आया था, व्यापार करने के लिए आया था। धीरे धीरे वो टेरिटोरियल पावर बन गया। धीरे धीरे उनके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन वो शुरू कर दिया, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। ओके, इट बिकेम्स ए ट्रेडिंग पार्टनर। लेटर ऑन it becomes a territorial power. And after the first war of independence, or you can say that the first war of independence or सिपाही म्यूटिनी, जब ब्रिटिश क्राउन ने अज्यूम किया था क्या? डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। 1600 से 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पावर था। ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके हाथ में पावर था। तब तक अप टू द सिपाही म्यूटिनी, अप टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द ब्रिटिश एम्प्रेस or the king or queen was the nominal head and the real authority was with the company. Okay, real authority. फिर क्या हुआ? In each passing days, the Indians also realized the need of the constitution. फिर सिपाही म्यूटिन हुआ 1857 में, लेकिन धीरे धीरे इंडियंस को समझ में आ गया कि हमें भी एक संविधान चाहिए। हर संघर्ष के दौरान ये भारतीयों को एहसास हुआ कि हमें भी एक संविधान की जरूरत है, और पहली बार एक संविधान होना चाहिए, वो एम.एन. रॉय के द्वारा बोला गया था। और एम.एन. रॉय द पायनियर कम्युनिस्ट लीडर हु एडवोकेटेड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था 1600 से 1857 तक कंपनी रूल, फिर 1858 से 1947 तक क्राउन रूल। तो जब सिपाही म्यूटिनी हुआ था 1857 में, तभी रियलाइज किया गया था कि कंपनी बहुत सारा गलत काम कर रहा है, गलत चीज कर रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ, सीधा क्राउन के हाथ में पावर चला गया था। लेकिन अभी तक क्या था, अप टू 57 क्राउन सिर्फ एक नॉमिनल हेड था, उसके नाम से ही शासन होता था, लेकिन रियल अथॉरिटी कंपनी के हाथ था। फिर देयर इज स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। फिर हमें रियलाइज हुआ कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, और 1934 में, इन 1934 एम.एन. रॉय द पायनियर कम्युनिस्ट लीडर advocated for the formation of a constituent assembly in 1934। एम.एन. रॉय कौन थे? वो प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे। उन्होंने 1934 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का सुझाव दिया था, प्रस्ताव रखा था। और फाइनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946। ओके, 1946 में CA or Constituent Assembly that was formed, and the Constitution come into existence in January 26, 1950। Constitution कब हुआ? 1950 जनवरी 26। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं?
हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। द ब्रिटिश रूल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रीरोट द इंडियन लॉज। हम क्या देख रहे हैं, कैसे भारत का संविधान बना था, तो उससे पहले का इतिहास तो हमें जानना पड़ेगा ना। सो द ब्रिटिश, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे रीरोट द लॉज, shaped the customs, they shaped the customs and traditions, and they restructured the governance, unknowingly laid the foundation, laid the bricks of modern Indian polity. Okay? 1934 में एम एन रॉय ने प्रस्ताव दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। फिर 1950 को हम जो बोलते हैं रिपब्लिक डे, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब संविधान लागू हुआ था 1950 को। ओके, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स दे लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटी, एंड इन दैट केस एंड इन दैट सिनेरियो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने भारत का संविधान को एक फाउंडेशन दिया था, एक मजबूती प्रदान किया था। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट एस्पेक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, the first major legislation by British Parliament to regulate the East India Company. This is the first major legislation. तुम्हें समझना चाहिए, क्या बोल रहे हैं कि ये पहला था लेजिस्लेशन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में से क्या हुआ था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश का जो संसद है, उसको आइन बनाना पड़ा। थोड़ा सा समझ लो। 1757, 1764 बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ना, प्लासी की लड़ाई, और 64 में बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। एंड द कंपनी एक टेरिटोरियल पावर बन गई थी, हम वो डिस्कस किए हैं। जब टेरिटोरियल पावर बन गई थी, सो देयर वाज अ न्यूमरस नंबर ऑफ रिपोर्ट्स that basically talks about that the financial unstable, that the British East Indian Company was financially unstable, but the officials are making vast personal profits. क्या बोल रहा है, जब टेरिटोरियल पावर बन गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, लेकिन कंपनी का आर्थिक रूप से कमजोर थी, लेकिन उसके अधिकारी अपना व्यक्तिगत फायदा उठा रहे थे। रिपोर्ट्स ऑफ करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स एंड एक्सप्लॉइटेशन रीच ब्रिटेन। बोल रहे थे क्या, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक असफलता और शासनों की खराबी ब्रिटेन तक पहुंच गई थी, ब्रिटेन पहुंचने लगी थी। और ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि भारत में अस्थिरता से उनके हित और कंपनी का चार्टर दोनों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो प्रॉफिट बना रहे थे। उनके लिए इंडिया क्या था, सोने का चिड़िया था, गोल्डन बर्ड, ठीक है। तो जब करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर, एक्सप्लॉइटेशन ब्रिटेन पहुंच गया, तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अगर इंडिया हाथ से गया तो हम भी गए। So there is public outrage in Britain that led the parliament to regulate companies affairs. ब्रिटेन में लोगों के विद्रोह के बाद पार्लियामेंट ने कंपनी के मैटर में इंटरफेयर करना सोचा, कंपनी का अफेयर्स को वो रेगुलेट करना चाहा, इसीलिए वो रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। दिस इज द फर्स्ट मेजर लेजिस्लेशन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके दौरान हुआ क्या था, Governor General of Bengal. It established the Governor General of Bengal with a supervisory power over Madras and Bombay. बंगाल के गवर्नर जनरल के पास क्या था, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर पर भी अधिकार था।
और उस समय के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स कब तक थे? 1773 टू 1785 उनका कार्यकाल एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो क्या हुआ, जो गवर्नर है बंगाल के, उनके हाथ में पावर है, उनके पास ज्यादा क्षमता था क्या करने के लिए? ही कैन रेगुलेट, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कैन सुपरवाइज, कैन रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। मद्रास में उस समय कौन गवर्नर थे? अलेक्जेंडर वेंस। और बॉम्बे के गवर्नर विलियम हर्नबाय। ठीक है, तो पहला क्या था? इट एस्टैब्लिश्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल with the supervisory power of Madras and Bombay. It created Supreme Council of Bengal to assist the Governor General. गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया था बंगाल में। थर्ड क्या था? इट इंट्रोड्यूस्ड सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता फॉर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। कोलकाता का हो या कलकत्ता, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। ओके, एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 there shall be Supreme Court at Bengal, which consists of one Chief Justice plus 3 more judges, total 4. ओके, इस एक्ट के तहत क्या था? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इनमें से एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। कोर्ट का क्या पावर क्या था? द कोर्ट को कौन सा पावर दिया गया था? द कोर्ट हैज ओरिजिनल and appellate jurisdiction in both civil and criminal affairs. The Supreme Court has original and appellate jurisdiction in matters of civil and criminal matters. 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसका उद्देश्य क्या था, एम क्या था? वो बोला कि करप्शन को कम करना है और मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए कंपनी ऑफिशियल के द्वारा। तो क्या हुआ? वो कहा कि द कंपनी सर्वेंट्स वर फॉरबिडन फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड्स। कंपनी ऑफिशियल्स they cannot carry forward private trade नहीं कर सकते। कंपनी के जो अधिकारी हैं, कंपनी ऑफिशियल्स, प्राइवेट ट्रेड, गिफ्ट, ब्राइब किसी से कहीं से ले नहीं सकती, प्राइवेट ट्रेड वो नहीं कर सकती। दिस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंटल कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स। तो कंपनी अफेयर्स के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू किया। लेकिन ये रेगुलेटिंग एक्ट इट वाज ए फेलियर। क्यों? There is a conflict emerged between the Supreme Court and the Governor General's Council. किनके बीच? सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नर जनरल्स काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के बीच में अधिकार को लेकर टकराव हुआ। अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन और काउंसिल का अधिकार। सेकेंड फेल्यूर क्या था? लिमिटेड एंड समटाइम्स इनएफिशिएंट डिसीजन मेकिंग ड्यू टू फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट में या काउंसिल की बात हम करें, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे देखा गया कि निर्णय लेते वक्त कभी कभी मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। तो इनएफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लेने का क्षमता वो इनएफिशिएंट, वो अच्छा नहीं था। ठीक है, इनएफिशिएंट डिसीजन मेकिंग क्योंकि डिसएग्रीमेंट दिखाई देता था बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड काउंसिल। ये एक्ट क्यों बनाया गया था? टू टैकल करप्शन, टू कर्ब करप्शन। लेकिन ये हुआ क्या? नो, नहीं हुआ। कंप्लीट फेलियर, भ्रष्टाचार रोक नहीं पाया। टर्म्स द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। पिछले साल 2022 में नेट में क्वेश्चन आया था, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट?
ये रेगुलेटिंग एक्ट जो बनाया गया था इन 1773 में, उसका प्राइमरी पर्पस क्या था, मूल उद्देश्य, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस? टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, टू ब्रिंग द कंपनी अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल, टू abolish the Diwani rights, to introduce Indian representation in British Parliament. आंसर क्या होगा? What should be the answer? To introduce Indian representation in British Parliament? नहीं, ये जाके हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और यूं कहे इंडियन काउंसिल एक्ट में। ये अभी नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ, ये नहीं। टू abolish दीवानी राइट्स, नहीं, दीवानी राइट्स नहीं अबोलिश किया था। टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिपेंडेंस देने के लिए नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी में ये इंटरफेयर करने आए थे, इसको रेगुलेट करने आए थे। तो ओनली ऑप्शन वी हैव टू ब्रिंग द कंपनी अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। यस, टू ब्रिंग द कंपनी अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट एम्ड to regulate the company's political activities and establish the post of governor general. ये गवर्नर जनरल जो थे, he can report the company's activities to the British Parliament. Okay? एक और क्वेश्चन, CUET PG 2023. The Regulating Act of 1773 is significant. Why this Regulating Act is significant? It abolished the East India Company's monopoly. Wrong. It introduced parliamentary control over the company. It gave Indians representation in the British Parliament. It ended the dual government in Bengal. This is the right answer. Dual government Bengal के बारे में कुछ नहीं कहा है. It gave Indians representation. No, अभी नहीं मिला. It abolished the East India Company's monopoly. No. ठीक है? It introduced पार्लियामेंटरी कंट्रोल ओवर द कंपनी। हम ये डिस्कस किए ना, ये वाला। द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781, ऑल्सो नोन एज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। क्यों इसको अमेंडिंग एक्ट क्यों कहा जाता है? इट वॉज पास्ड, दिस सेटलमेंट एक्ट, इट वॉज पास्ड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स मेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आई थी, उसकी जो गलतियां थी उसको सुधारने के लिए ये आया था सेटलमेंट एक्ट 1781 में। ठीक है? एंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज वेग, इट ट्राइड टू एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर ब्रिटिश सब्जेक्ट एंड इंडियंस अलाइक। ठीक है? क्या था सेटलमेंट एक्ट 1781? कौन सा गलती था जो 73 में हुआ था उसको सुधारने आया था? तो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, वो बोला कि वो सुप्रीम कोर्ट, उसका जो जुरिस्डिक्शन था उसको लेकर थोड़ा बहुत नाराजगी थी। क्यों? कोर्ट क्या कर रहा था? वो ब्रिटिश नागरिकों के साथ साथ भारतीयों पर भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। ठीक है? इंक्लूडिंग द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वो वेग था, वो क्लैरिटी उसमें नहीं था, वो क्लियर कट डिफाइन नहीं किया गया था किन पर लागू होगा किन पर नहीं। सो इट ट्राइड टू एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी ओवर द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एंड द इंडियंस अलाइक, दोनों को एक जैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल, उन पर भी वो एक जैसा सलूक करने लगा। एंड व्हिच caused conflict within the executive council। तो क्या हुआ? जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दी। ठीक है? द कंपनी ऑफिशियल्स एंड इवन नेटिव इंडियंस हु आर अनफैमिलियर विद द इंग्लिश लॉ एंड दिस लीड्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ब्रिटिशर्स ने जो सुप्रीम कोर्ट बनाए 1773 में, ये ब्रिटिश कानून के हिसाब से, ब्रिटिश लॉज के हिसाब से। तो नेटिव इंडियंस जो है, नेटिव इंडियंस, उनको तो कुछ मालूम नहीं है ब्रिटिश लॉ के बारे में। और दूसरा क्या था? वो ब्रिटिशर्स और इंडियंस दोनों को एक जैसा ट्रीट कर रहा था, इसलिए देयर इज कॉन्फ्लिक्ट विद इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
इसीलिए सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 वो आया था। प्रोविजंस क्या था? मेजर प्रोविजंस हम तो ये डिस्कस कर लिए। इट्स पास टू अमेंड द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। प्रोविजन ये था, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज नाउ लिमिटेड टू द ब्रिटिश सब्जेक्ट रिजाइडिंग इन कलकत्ता ओनली। क्या हुआ? पहला प्रोविजन क्या था? सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिसाइड नहीं हुआ था, तो अभी क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन वो किन पर लागू होगा? इसका जुरिस्डिक्शन सिर्फ कलकत्ता में रहते ब्रिटिश नागरिकों के ऊपर ही लागू होगा। दोज आर रिजाइडिंग इन कोलकाता और कलकत्ता, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है। दूसरा क्या था? द कंपनी एम्प्लॉइज एंड द रेवेन्यू कलेक्टर्स वर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या हुआ? कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारी, वो और कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्टर, दे आर एक्सटेम्प्टेड, उनको छोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जुरिस्डिक्शन है वो किन पर लागू नहीं होगा? कंपनी का एम्प्लॉय और रेवेन्यू कलेक्टर, दे आर एक्सटेम्प्टेड, उनको छोड़ दिया गया। द हिंदू एंड मुस्लिम पर्सनल लॉज वुड बी रेस्पेक्टेड इन मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, मैरिज एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जो पर्सनल लॉज है हिंदू और मुसलमान के बारे में बोला गया, हिंदू और मुसलमानों, उनका जो व्यक्तिगत कानून जिसको बोलते हैं पर्सनल लॉ, उसको वो रेस्पेक्ट करना शुरू किए। ठीक है, मान्यता दी गई। हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ, उनके अनुसार वो फैसला किया। ओके, पर्सनल लॉज आर रेस्पेक्टेड। फिर क्या हुआ? द एक्ट क्लियरली डिमार्केटेड द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ठीक है, इसलिए बोला कि improve administration and reduce conflict within Supreme Court and Government Council's authority, Governor General's authority. It improved administration and reduced conflict within Supreme Court, enhanced Governor General's authority for unified governance. क्या हुआ? It clearly demarcated the power of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का क्या क्षमता रहे, पावर क्या है, वो डिमार्केट कर लिया, कंप्लीटली डिमार्केटेड। फिर और गवर्नर जनरल की काउंसिल, गवर्नर जनरल के जो काउंसिल है उनका क्या पावर है, क्या पोजीशन है, वो डिमार्केट भी किया, वो डिसाइड किया। डिसाइड किया मतलब क्या? इट स्ट्रेंथन द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल है उनकी क्षमता, उनकी पावर बढ़ा दी गई, बढ़ गया वो। And it increased the council members from 4 to 5 for majority decision making. It increased council's member from 4 to 5. 4 मेंबर रहेंगे, 2 में हो जाएंगे तो डिसीजन तो नहीं ले पाएंगे ना, तो अभी 5 हो गया तो मेजोरिटी डिसीजन हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए वो काउंसिल का मेंबर 4 से बढ़ा के 5 कर लिया। इसका लिमिटेशन क्या था? ये जो सेटलमेंट एक्ट 1781 उसका लिमिटेशन क्या था? व्हाट आर द लिमिटेशंस? द डुअल सिस्टम ऑफ लॉ क्रिएटेड कॉम्प्लेक्सिटी इन लॉन्ग रन। ये जो डुअल सिस्टम हो गया, इट वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दो कानून, ये सुप्रीम कोर्ट का एक हो गया, गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ठीक है, लंबी अवधि में ये बहुत जटिलता पैदा की, दिस डुअल सिस्टम। Next, though it reduced interference, still the company officials held great unchecked power in many areas. ये क्या कहा? हालांकि इसने सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी को कम कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट पहले ब्रिटिशर्स, इंडियंस सबको एक जैसे देख रहा था, अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट that it will deal only with the matters of the Britishers residing in the Bengal province, right? Or you can say Calcutta.
कलकत्ता में जो ब्रिटिशर्स रहते हैं उनके ऊपर लागू होगा। ये तो हो गया, लेकिन जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उनके पास अभी भी बहुत ज्यादा पावर था, ठीक है, अनचेक्ड पावर। एंड द रिफॉर्म वाज लिमिटेड टू बंगाल। थर्ड क्रिटिसिज्म यू कैन से और लिमिटेशंस, जो रिफॉर्म आया था, जो सुधार आया था, वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित था। दैट वाज लिमिटेड ओनली टू बंगाल। बंगाल के अलावा और कहीं भी नहीं था। एंड द सिमिलर इश्यूज कंटिन्यूज इन अदर प्रेसिडेंसीज, इन अदर प्रोविंसेस, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास। यहाँ के लिए तो नहीं बनाया ना, ये एक्ट सिर्फ बंगाल तक सीमित था। तो बंगाल के लिए अगर ये सीमित था दिस एक्ट, then what about Bombay? What about Madras? Then next act, Pitt's India Act 1784. Pitt's India Act 1784. This act was passed by the British Parliament to strengthen its control over the British East India Company while retaining company rule in India. तो ये कानून क्या था? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था, राइट? क्यों किया गया था? ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपनी नियंत्रण मजबूत किया जा सके, ठीक है? इट वांट्स टू रिटेन इट्स अथॉरिटी ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ओवर द कंपनी, इसलिए ये एक्ट आया था। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्यों? दिस एक्ट वाज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर, ठीक है? दिस एक्ट, दिस पिट्स इंडिया एक्ट, it was named after British Prime Minister William Pitt the Younger. And this act laid the foundation for a dual system of governance. Dual system of governance. ये जो एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट, ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस शुरू किया, और वी कैन से डुअल कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट सुपरविजन एंड कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. The British government and the East India Company, they shared their responsibility. ये दोनों मिलकर अभी भारत को शासन करेंगे, भारत के शासन की जिम्मेदारी निभाएंगे। ये दोनों मिलकर, कौन कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कंपनी, दैट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, दोनों मिलकर भारत को अभी शासन करेंगे. And the previous act proved inefficient due to frequent conflict between the Governor General and the Council. The East India Company was acted like a sovereign power without proper government oversight. What are the major provisions? क्या था पिट्स इंडिया एक्ट? प्रोविजन क्या था? A new 6-member body called Board of Control was created. ठीक है, created a Board of Control to oversee political affairs. It was a 6-member body. What are the major provisions of this Pitt India Act? Pitt's India Act of 1784. First, it created Board of Control in England, in London, to oversee political affairs. क्या था? Board of Control. It's a 6-member body. It's a 6-member body. That was called the Board of Control. It was created. क्यों क्रिएट किया गया था? टू ओवरसी द पॉलिटिकल अफेयर्स, टू ओवरसी द सिविल अफेयर्स, टू ओवरसी द मिलिट्री अफेयर्स. एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसमें 6 सदस्य थे, 6 जन थे, 6 लोग, और इनका काम क्या था? ये जो सिविल, मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था जो 6 सदस्य विशिष्ट था. दूसरा क्या हुआ? द कंपनी रिटेन्ड कमर्शियल एक्टिविटीज बट द पॉलिटिकल पावर सुपरवाइज्ड बाय द बोर्ड. ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दैट वाज टू रिपोर्ट द गवर्नमेंट, दैट वाज टू ओवरसी द मैटर्स ऑफ सिविल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया. ये पॉलिटिकल सुपरविजन किए. कंपनी के हाथ कमर्शियल पावर और पॉलिटिकल पावर, supervised by the board. The Governor General remained the highest authority in India. He can control the matters of Madras and Bombay.
And this British India Act, it brought the company under British government's direct political control. Direct political control by the parliament, by the British Parliament. The British India Act was very significant. The company's territories in India were the first time called the British possessions in India. ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, क्या कहा गया? जो कंपनीज टेरिटोरी, कंपनी के कब्जे में जो जमीन था, उसको ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। पहले इसको क्या कहा जाता था? कंपनीज टेरिटोरी। अभी कहा गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। दूसरी बात क्या था? ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कानून और भारत के शासन पर पूरा नियंत्रण दिया गया। That means the British government, or you can say parliament, was given supreme control over company's affairs and the administration in India. ब्रिटिश इंडिया एक्ट सिग्निफिकेंट क्यों था? ये महत्वपूर्ण कानून क्यों कहा जाता है? फ्रॉम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ब्रिटेन पॉइंट ऑफ व्यू, पहली बार क्या था? कंपनी के कब्जे में जो जमीन था, जो टेरिटोरीज, पहले हम बोलते थे क्या? कंपनीज टेरिटोरी। द कंपनीज टेरिटोरीज इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, राइट? वो डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश के पास चला गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ चला गया। दूसरी बात क्या था? जो ब्रिटिश सरकार है, वो कंपनी के कानून और भारत के शासन पर पूरी नियंत्रण दिया गया उनको। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कैन कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी के मामलों में, और भारत को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे शासन करना है, भारत के शासन कैसे होना चाहिए, इन दोनों का जिम्मा, इन दोनों का कंट्रोल अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में है। The question related to British India Act. The British India Act of 1784 introduced which of the following? इनमें से कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था? सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ, इंडियन सिविल सर्विसेज। सुप्रीम कोर्ट हम जानते हैं क्या, 1773 में आया था बाय रेगुलेटिंग एक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ बाद में हम देखेंगे, नहीं। इंडियन सिविल सर्विस, ये भी नहीं। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ना, अभी तो हम पढ़े 6 सदस्य विशिष्ट, एस्टेब्लिश्ड, कहा गया? हाँ, इट क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन लंदन टू ओवरसी पॉलिटिकल अफेयर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, डायरेक्ट, सीधा डायरेक्ट आंसर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, द एक्ट क्रिएटेड a dual system of government, direct court directors and board of control। डुअल सिस्टम आया था ना, डुअल सिस्टम। एक और क्वेश्चन, सीपेट ओडिशा 2021, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड अंडर व्हिच एक्ट? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड अंडर व्हिच एक्ट? ब्रिटिश इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 53 एंड 13। चार्टर एक्ट 53 नहीं, हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े हैं, इसमें नहीं था। चार्टर एक्ट भी नहीं, 13। ये ब्रिटिश इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जस्ट डिस्कस्ड। इट्स वेरी सिंपल। ओके, फिर आया चार्टर एक्ट 1813। द चार्टर एक्ट of 1813 marked a significant shift from purely commercial to more administrative and social responsibilities. This act, or you can say that the Charter Act, ईस्ट इंडियन कंपनी के व्यापारिक चरित्र से उसकी प्रशासनिक और सामाजिक जिम्मेदारियों की तरफ से एक बड़ा बदलाव दिया। ये जो एक्ट आया था, पहले क्या था? प्योरली कमर्शियल था, प्योरली कमर्शियल। अभी क्या हुआ? It became a administrative, it took the responsibility of
एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। इसलिए कहा गया कि द 1813 चार्टर एक्ट इट मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम purely commercial affairs to administrative and social responsibilities. It started taking the responsibility of the society. The act was passed by the British Parliament to renew the East India Company's charter for another 20 years. Charter Act 20 years में ही आता है, okay? The Charter Act of 1813 it was made. क्यों किया गया था? यह कहा कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये पास किया गया चार्टर एक्ट, ताकि कंपनी का चार्टर अगले 20 सालों के लिए रिन्यू हो सके। ठीक है, कंपनी कैन रूल फॉर अनदर 20 years. द एक्ट एंडेड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। ये जो एक्ट आया ये तो रिन्यू क्या कंपनी चार्टर सिविल चेंजेस के साथ 20 साल के लिए, and the company ended company's monopoly. This act ended company's monopoly over Indian trade. ट्रेड मोनोपोली को एंड किया था, एक्सेप्ट टी एंड चाइना। इन दोनों में कंपनी का मोनोपोली है। मोनोपोली company had monopoly only on tea and China, not in India, not over India. So the act ended monopoly over Indian trade. लेकिन वो चाइना और टी पर वो मोनोपोली कंपनी का खत्म नहीं किया। ठीक है, कि प्रोविजंस क्या था, व्हाट आर द प्रोविजंस, और क्या प्रोविजंस क्या था? फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द ब्रिटिश पार्लियामेंट इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोपागेट रिलीजन इन इंडिया। क्रिश्चियन मिशनरीज उनको अलाउ किया गया, दे कैन प्रोपागेट, दे कैन स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में कानून रूप से आने और क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। इलीगल नहीं, इलीगल था, लीगल राइट्स मिल गया। लीगली they can come to India and they can spread Christianity, the religion. Okay? पहली बार allocated funds for education and social reform. For the first time, the British government that it acknowledged the responsibility of Indian education. ठीक है, इंडियन एजुकेशन के लिए उनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जिम्मेदारी है, वो स्वीकार किए थे, वो रिकॉग्नाइज किए। ठीक है, उसके लिए क्या किया उन्होंने? 1 लाख रुपए, 1 लाख। ठीक है, दे एलोकेटेड 1 लाख रुपीज एनुअली पर annum फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन का प्रमोशन के लिए हर साल वो 1 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गए थे। ठीक है, और उसके साथ वो सोशल रिफॉर्म भी लाना चाहते थे। सोशल इविल्स जैसे हो गया क्या, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, ये सब के लिए उन्होंने काम करना शुरू किए थे। They also accepted that social reforms should be done. Social reforms must be done. The British Parliament had full authority to legislate for Indian subjects and territories under the company rule. ब्रिटिश पार्लियामेंट को पूरा अधिकार दिया गया, उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी, पूरा अधिकार मिल गया। क्यों? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले इलाकों, जो एरिया, जो इलाका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर है, उन एरिया में जो भारतीय रहते हैं, जो इंडियंस रहते हैं, उनके लिए वो कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्ट 1813 का था, उसका लिमिटेशंस भी था ना, 1 लाख फॉर एजुकेशन, ओनली 1 लाख।
दिस वॉज टू लिटिल, जो बोलते हैं ना ऊँट के मुंह पे जीरा। इवन इफ ये जो 1 लाख की बात कर रहे हैं, वो 1853 तक मिला भी नहीं था। ठीक है, 1850 तक जो 1 लाख रुपए, ये जो तुच्छ 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन प्रमोशन के लिए मिलेगा, वो 1850 तक भी नहीं मिला था। ठीक है, सेकेंडली ये अलाउ किया गया था क्रिश्चियन मिशनरीज, दे कैन कम टू इंडिया एंड दे कैन प्रोपागेट देयर रिलीजन। द एंट्री, इट क्रिएटेड रिसेंटमेंट, इट क्रिएटेड रेसिस्टेंस फ्रॉम इंडियंस। वो जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, क्रिश्चियनिटी को अपोज करना शुरू कर दिए लोगों ने। ठीक है, दीज आर द लिमिटेशंस। फिर आया क्वेश्चन, हाँ, व्हिच चार्टर एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विथ चाइना, यूजीसी नेट 2020। कौन सा एक्ट आया था, कौन सा चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली इंडिया में खत्म हुआ था? चार्टर एक्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। सो अभी हम डिस्कस किए थे 13। ओके, ये देखो पॉइंट 2, इट एंडेड कंपनीज मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड एक्सेप्ट चाइना एंड टी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, it opened Indian trade to other British merchants but retained the company's monopoly on tea and China. Which of the following acts allowed Christian missionaries to legally propagate their religion in British India? CPET 2022. British India Act, Charter Act 1813, Regulating Act 1773, Charter Act 1853. डिस्कस अभी किए हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, क्रिश्चियन मिशनरी को लीगली उनको बोल दिया गया कि दे कैन प्रोपागेट देयर रिलीजन, दे कैन प्रोपागेट क्रिश्चियनिटी, दे आर अलाउड टू प्रोपागेट देयर रिलीजन इन इंडिया। ठीक है, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 was the final step towards centralization of British India. Centralization, final step towards centralization, जो चार्टर एक्ट है 1833 का, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून था। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ये जो 1833 का चार्टर एक्ट था, दिस वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया and was a landmark law passed by the British Parliament that radically transformed the East India Company's role in India. ये महत्वपूर्ण क्यों था? ये जो ब्रिटिश इंडिया में जो पावर था वो सेंट्रलाइज करने में बहुत कारगर साबित हुआ था। ये सेंट्रलाइज करने की दिशा में अंतिम और सबसे बड़ा कदम था। It marked the end of company's commercial activities and made it purely administrative body. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो अब तक कमर्शियल बॉडी था, कमर्शियल एक्टिविटीज को मैनेज करता था। अभी क्या हुआ, वो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। व्हाट आर द की फीचर्स? इट क्रिएटेड the Governor General of India with the authority over all British territories in India. The Governor General of India. It created the Governor General of India. That means the Governor General of Bengal became the Governor General of India. ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जो गवर्नर जनरल से बंगाल के थे, उनको अब क्या कहा गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। एंड हु वाज दैट गवर्नर जनरल? लॉर्ड
विलियम बेंटिक was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर ये इंडिया के गवर्नर जनरल बन गए तो क्या कहा, ये पूरे ब्रिटिश टेरिटरी, ऑल द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, उनका शासन रहेगा। मतलब ये हुआ कि बॉम्बे और मद्रास में जो गवर्नर जनरल थे, उनके जो पावर था, उनके पास जो पावर, बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर थे, उनका पावर पूरी तरीके से छीन लिया गया। क्योंकि इंडिया के गवर्नर जनरल बन गए ना, तो उनके पास सारा पावर रहेगा। ठीक है, पूरा इंडिया के लिए एक ही कानून बनेगा और पूरा इंडिया के लिए सिर्फ एक ही गवर्नर जनरल ही रहेंगे। ठीक, तो अगर पूरा इंडिया के लिए एक ही पावर होगा, पूरा इंडिया के लिए एक ही गवर्नर जनरल, तो सेंट्रलाइज पावर हो गया ना गवर्नर जनरल के कंट्रोल में, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, and it was the final step towards centralization. It introduced a legislative council for all India to assist governor general. गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ था, एक लॉ मेंबर, a new law member was added to that council, a new law member was added to that council। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, उसमें एक लॉ मेंबर, लॉ एक्सपर्ट को ऐड किया गया। एंड हु वाज दैट लॉ एक्सपर्ट? टीबी मकाउले। ठीक है, he was the first law member added to the legislative council, and this laid the foundation for centralized lawmaking. And for the first time, the codification of Indian laws to simplify and unify them as created, जो बोलते हैं ना आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी 1860s। ये जो एक्ट था, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फॉर द फर्स्ट टाइम इस एक्ट ने सिविल सर्विस में खुला प्रतियोगिता का प्रस्ताव दिया था। क्या था? ओपन कंपटीशन के लिए सिविल सर्विस, इसका प्रस्ताव भी दिया था, वो प्रपोजल ही दिया था। ठीक है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 it introduced the system of open competition for the selection of civil servant। ठीक है, and the Indians should not be debarred from holding any place, office or employment under the company। ये पहली बार क्या कहा, सिविल सर्विस में आने के लिए एक कंपटीशन जो होगा वो ओपन होगा, किसके लिए? फॉर द इंडियंस। However, this provision was neglected आफ्टर ऑपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना किया, इसका विद्रोह किया, इसलिए ये वाला को नेगेट किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 से क्वेश्चन, यूजीसी नेट 2029, व्हाट मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द चार्टर एक्ट? मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या था? एबोलिशन ऑफ गवर्नर जनरल, separation of judicial and executive functions, centralization of legislative powers in India, abolition of sati, abolition of governor general। ये कब हुआ? नहीं, हालांकि जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे उनको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये अबोलिश नहीं हुआ था। सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, नहीं, ये तो पहले ही हो गया था। एबोलिशन ऑफ सती, नहीं। इन सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ। ठीक है, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रलाइज हो गया था।
फिर CUET PG 2022, which act created the post of Governor General for India, Governor General of India for the first time? Direct answer, Charter Act of 1833. And the Lord William Bentinck, the first Governor General of India. One more question. ये important, बहुत ज़्यादा important है. Charter Act, the Charter Act of 1853. It was the last Charter Act. Okay. Last one, last Charter Act. ये last ही था. That was passed by the British Parliament for the governance of India under East India Company. ये लास्ट चार्टर एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था. ठीक है, लास्ट वन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी. और पहली बार ऐसे हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को रिन्यू नहीं किया गया था. ठीक है, इसे यह पता चल रहा है कि कंपनी का भविष्य पर सवाल उठाने लगे थे. द प्रीवियस एक्ट, इससे पहले जो एक्ट हुआ था वो चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भविष्य के लिए क्वेश्चन मार्क आ गया था. ठीक है, इसलिए ये जो 1853 का एक्ट है, द चार्टर एक्ट, दिस वाज द लास्ट एक्ट, दिस वाज द लास्ट एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए बनाया गया था. ठीक है, and which ultimately leads to the transfer of power to British Crown in 1858. क्योंकि वो रिन्यू नहीं किए ना ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को, इसलिए 1858 में हम बोल सकते हैं क्राउन रूल शुरू हो गया था. और ये जो 1853 का जो चार्टर एक्ट है, यहाँ पे कंपनी रूल खत्म हो गया था. कंपनी रूल. ठीक है, क्या मेजर फीचर्स क्या था? व्हाट आर द मेजर फीचर्स? It introduced competitive exams for civil service recruitment in India. For the first time, the Indians were theoretically allowed to compete for higher government jobs, for civil service, for civil services. It introduced open competitive exams. Open competitive exams. Those who want to become ICS, सिविल सर्वेंट, ICS, इंडियन सिविल सर्वेंट, इंडियन से ओपन कर दिया गया. बोला कि पहली बार ये जो कानून आया था 1858 में, ये पहली बार भारतीयों को उच्च सरकारी नौकरी, जो बोलते हैं हायर गवर्नमेंट जॉब, उनके लिए कम्पीट करने की अधिकार दे दिया गया था. अधिकार दे दिया गया था, अधिकार मिल गया था, बट थियोरिटिकली. थियोरिटिकली कैसे? अरे भाई, तुम अधिकार तो दे दिए एग्जाम में बैठने के लिए, कम्पीट करने के लिए, लेकिन तुम एग्जाम कहाँ कर रहे हो? इंग्लैंड में. तो इंग्लैंड कौन जाएगा एग्जाम देने के लिए? ठीक है, राइट. दूसरी बात क्या था? ये जो ओपन सिस्टम हो गया, उससे पहले क्या था? पैट्रोनेज सिस्टम. पैट्रोनेज और नॉमिनेशन, किसी का सिफारिश होगा, पैट्रोनेज सिफारिश होगा, लेकिन अभी मेरिट के हिसाब से होगा. लेकिन ये सब थियोरिटिकल था. कोई इंडियन थोड़ी ना जाएगा ब्रिटेन जाएगा, इंग्लैंड जाएगा एग्जाम देने के लिए. ज़्यादातर इंडियंस नहीं जाएंगे, इंडियंस नहीं जा पाएंगे. It expanded the Governor General's Legislative Council to include non-official members. ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड करने लगा. ठीक है, द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल
एक ऑफिशियल मेंबर, एक नॉन ऑफिशियल मेंबर। ये नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड करने लगा, शुरू कर दिया। इट परमानेंटली रिमूव कमर्शियल एक्टिविटीज फ्रॉम कंपनीज फंक्शन। कमर्शियल एक्टिविटीज कंप्लीटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में और नहीं रहा। किसके हाथ में चला गया? पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। It is separated the legislative and executive functions of the Governor General's Council। ठीक है, द गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थे उनके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये काम अलग कर दिया गया। द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ये दोनों अलग कर दिया गया। एंड व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ए लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप। लिमिटेशंस, ये जो बोला था ना आईसीएस का एग्जाम, वो ओपन हो गया, मेरिट सिस्टम आ गया, लेकिन वो सब थियोरिटिकल था। बिकॉज द आईसीएस एग्जाम वर हेल्ड इन लंदन, मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू मोस्ट इंडियंस। हम इसलिए बोले ना वो सिर्फ थियोरिटिकल। सेकेंड, द इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेशन। हम बोले थे ना इंडियन रिप्रेजेंटेशन गवर्नेंस में आ गया था, लेजिस्लेशन में आ गया था। दैट वाज ओनली सिंबलिक, विदाउट रियल पावर, नो रियल पावर। हम बोलने के लिए एक बोले थे कि भारतीयों को विधान में या वो लेजिस्लेशन में भागीदारी मिल गया था, वो केवल नाम को था, जस्ट सिंबलिक, नाम मात्र की ही थी। अभी भी द रियल अथॉरिटी विद द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, विद द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड फाइनली you can say that the act of 1853 it does not resolve the growing unrest in India, which would culminate in the revolt of 1857। हम जो बोल रहे हैं ये जो भारत शासन आइन, ये जो 1853 का एक्ट, ये जो 1853 का कानून आया था, ये भारत में बढ़ती हुई असंतोष और नाराजगी का समाधान नहीं कर पाया। वो अल्टीमेटली हुआ क्या? 1857, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिपाही विद्रोह, और द रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटिन, और द फर्स्ट वॉर ऑफ independence। This is all about the company rule। Let's look another question. There is another question. Which Charter Act introduced open competition for recruitment of civil service in India? Direct answer, just discussed। Okay, 1853 it marked a move towards merit based bureaucracy। जो ओपन सिस्टम हुआ था, ओपन कंपटीशन होगा, हम जो बोल रहे हैं ये सिर्फ थियोरिटिकल था, क्योंकि इनका एग्जाम इंग्लैंड में होगा। ठीक है, तो कौन जाएगा, कौन सा भारतीय इंग्लैंड जाके एग्जाम देके आएगा? दूसरा क्वेश्चन, यूजीसी नेट 2018, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम? सेम क्वेश्चन, 53। First step towards merit-based recruitment for civil services in India। Thank you। Jai Hind, Jai Bharat। This is all about the company rule। This is all about the company rule। In the next lecture, we'll discuss the crown rule। This is all for today।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।